नमस्कार। आज हम शॉर्ट स्टोरी जो है उसको देखेंगे। रीट एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के अंदर ये टॉपिक जो है वो दिया गया है और आपसे एग्जाम में जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा आज के इस सेशन में आपको हर वो चीज़ बताई जाए शॉर्ट स्टोरी में जो है इस टॉपिक में, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। हम एक एक करके आपको आज के इस सेशन के अंदर हर वो चीज़ बताएंगे शॉर्ट स्टोरी जो है उसके बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी जो है उसकी डेफिनेशन की भी। शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्या होती है ना। आपने कहानियाँ सुनी हैं, बचपन से ही आप कहानियाँ जो है वो सुनते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी या कोई भी स्टोरी जो है एक बहुत ही एंशियंट आर्ट जो है, यानी प्राचीन समय से आप कहानियाँ जो है वो सुनते आए हैं। तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड हमें डेवलप करना है। लिखा है कि द शॉर्ट स्टोरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जी हाँ, इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर। क्या लिखा है? इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर एंड हैज एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड्स, मिथिक टेल्स, फोक टेल्स, फेरी टेल्स, फेबल्स। इन सब के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। फोक टेल्स और फेबल्स और पैरेबल्स जो उनके बारे में आगे हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है, यानी ये हमेशा से ही हमारे बीच में रही हैं। शॉर्ट स्टोरी जो है या स्टोरीज जो है हमारे हमेशा से हमारे बीच में रही हैं। हम डेफिनेशन जो है उसकी बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। 2 या 3 डेफिनेशंस जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है, ए शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। जी हाँ, इस फ्रेज को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इट इज ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन, है ना। जैसे 2 चीज़ें आप देखते हैं, एक प्रोज एक पोएट्री। तो ये प्रोज के अंदर जनरली जो है वो लिखी जाती हैं। हालांकि कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, है ना, या होती हैं, वर्स टेल्स उनको बोलते हैं, अर्थात पोइम के अंदर कहानी जो होते हैं, जैसे बैलेड एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट स्टोरी को कहेंगे इट इज ए वर्क ऑफ, प्योरली ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। जरूर याद रखें इस टर्म को। एंड मोस्ट ऑफ द टर्म्स फॉर एनालाइजिंग द कॉम्पोनेंट पार्ट्स, द टाइप्स एंड द वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ द नोवेल आर एप्लीकेबल टू द शॉर्ट स्टोरी एज वेल। एम एच अब्राहम की डेफिनेशन है। कहने का तात्पर्य ये है कि शॉर्ट स्टोरी के ऊपर वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि एक नोवेल पे होते हैं। यानी नोवेल बड़ा होता है, नोवेल की कहानी बड़ी होती है, नोवेल में खूब सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और शॉर्ट स्टोरी जो है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू नोवेल जो है वो कम होते हैं। अदरवाइज आपका शॉर्ट स्टोरी और नोवेल जो है लगभग सेम रहता है। अर्थात फिक्शन में हम जनरली बताते हैं कि भाई आप एक नोवेल है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो 3 जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी इज ए, है ना, क्या, प्रोज नैरेटिव फिक्शन। अगर हम तीनों को मिला दें, प्रोज नैरेटिव फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन। आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान से देखेंगे। जो चीज़ें हम नोवेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना, वही चीज़ें हम शॉर्ट स्टोरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। एम एच अब्राहम की जो है वो डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन आती है, ए शॉर्ट स्टोरी इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ नोवेल। सेम वही बात है, नोवेल के ऊपर जो अप्लाई करते हो वही आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो। एंड इट इज़ ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन। इसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, पिछली स्लाइड में बात कर चुका हूँ। आपसे पूछा जाता है, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन। आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन जो है वो भी है कि क्लासिक डेफिनेशन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज दैट वन शुड बी एबल टू रीड इट इन वन सिटिंग। वन शुड बी एबल टू रीड इट इन वन सिटिंग। एक सिटिंग के अंदर पूरा हो जाए। मैंने आप पढ़ने बैठे और आपने बिना उठे उसको पूरा कर दिया, तो वो आपका एक तरह से शॉर्ट स्टोरी जो कहलाता है। बड़ी फेमस डेफिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो आपको स्लाइड के माध्यम से इसको जो दिखाया। कैन एनी वन ऑफ यू जस्ट टेल मी दैट हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी? जी हाँ, आपके सामने है स्लाइड पर ये डेफिनेशन जो थी, जो आपने अभी पीछे देखी, टू बी कंप्लीटेड इन वन सिटिंग। ये डेफिनेशन जो है वो एडगर एलन पो ने दी थी, द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन नामक वर्क में जो है वो दी थी। नो डाउट आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि डेफिनेशन किसने दी थी, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन, एंड आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग, दैट इज ए शॉर्ट स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करें, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी जो उसकी बात करें,
तो खूब सारे एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो है उनकी हम बात करेंगे आज जो है कि शॉर्ट स्टोरीज ऑफन कंटेन स्ट्रक्चरल एंड कैरेक्टर एलिमेंट्स दैट शुड बी फैमिलियर टू यू। मींस आपको स्ट्रक्चरल और कैरेक्टर एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हम थीम की बात करेंगे, सेटिंग की बात करेंगे, कैरेक्टर्स की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे, फॉलिंग एक्शन, प्लॉट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, रिजोल्यूशन, इन सब की बात करेंगे। जी हाँ, काफ़ी सारी टर्म्स है लेकिन एक एक दो लाइंस की हैं। एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड कोई डीप क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म का मतलब क्या होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थीम, सभी जानते हैं थीम, द मेन आइडिया ऑफ ए लिटरेरी वर्क यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए जनरलाइजेशन। माने आप क्या करते हैं, जनरलाइजेशन माने उस वर्क का जो मेन आइडिया जो होता है, उस वर्क का जो मेन आइडिया जो रहता है वो उसकी थीम रहती है। और हम सभी जानते हैं जो सेंट्रल थॉट होता है ना, वो उसकी थीम होती है। जनरल आइडिया जो होता है उसकी, है ना, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इंटेंड टू कन्वे, क्या चाहता है वो, ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, वो आपका उसकी थीम जो है उसके अंदर जो है वो आता है। सेटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा जो है वो ये टाइटल है, सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी किसको कहते हैं। जी हाँ, द टाइम एंड प्लेस। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर न जाने ऐसे कितने क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे कि टाइम एंड प्लेस जो है वो आपका सेटिंग जो कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वेबसाइट के ऊपर जो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन ए, ए ब्रिज, ऑप्शन बी, ए स्ट्रीट, ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन डी, क्लोथ्स, गारमेंट्स। द आंसर इज क्लोथ्स और गारमेंट्स। माने टाइम एंड प्लेस इज द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, उसी को हम सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। यहाँ पे दो तरह की सेटिंग आपको ध्यान रखनी है। वन इज बैकड्रॉप सेटिंग एंड द अदर इज इंटीग्रल सेटिंग। वन इज बैकड्रॉप सेटिंग एंड द अदर इज इंटीग्रल सेटिंग। बैकड्रॉप सेटिंग क्या होती है, ठीक है, बैकड्रॉप सेटिंग क्या होती है, जैसे जो आपके फोक टेल्स होती हैं, है ना, या जो आपकी लोक गाथाएं होती हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है आप बताओ। वंस देयर वाज ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, है ना। माने दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज ऑफन फाउंड इन फोक टेल्स एंड सिंपली सेट्स द स्टेज एंड द मूड। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग एगो इन ए कॉटेज इन the deep woods, and once upon a time there was a great land that had an emperor. Once upon a time, once there was a time, है ना। ये जो सेटिंग होती है ये बैकड्रॉप सेटिंग कहलाती है। आमतौर पे फोक टेल्स में इस तरह की सेटिंग जो वो देखी जाती है, माने आपका कोई अननोन विलेज, कोई अननोन लैंड, इस तरह की बातें जो होती हैं वो बैकड्रॉप सेटिंग में होती हैं। इंटीग्रल सेटिंग जो है वो क्या है, आप देखेंगे इंटीग्रल सेटिंग में इज ए स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम, है ना, आपको स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। एन इंटीग्रल सेटिंग डिक्टेट्स other societal elements in a story like language, dress and transportation. Means आपको इंटीग्रल सेटिंग के अंदर स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है, स्पेसिफिक सेटिंग दी जाती है, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स दी जाती हैं, है ना, कि कोई रूम है उसमें फैन जो है वो आपका फैन जो है उसकी सिचुएशन क्या है, जो आपका दीवान पड़ा है उसकी सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो वो इंटीग्रल सेटिंग का पार्ट होती है किसी भी प्रोज फिक्शन के अंदर। और बैकड्रॉप सेटिंग आपने देखा वंस अपॉन ए टाइम फोक टेल्स में, यानी वहाँ पे थोड़ा सा आपका कोई अननोन लैंड, कोई बहुत पुरानी बात, इस तरह का जो है वो बैकड्रॉप सेटिंग जो वो कहलाता है ना। समवेयर दैट इज बैकड्रॉप सेटिंग, है ना। और अगर जो आपने स्पेसिफिक कर दिया इन द न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज द इंटीग्रल सेटिंग। Somewhere in the woods, that is the backdrop setting. In the New York City, ये क्या है आपका इंटीग्रल सेटिंग है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टर्स की। जी हाँ, करेक्टर्स की।
द पीपल और एक्टर्स इन द स्टोरी, ये करेक्टर्स होते हैं। दो टर्म बड़ी खास आपको याद रखनी है, एक प्रोटेगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट से हमारा मतलब है नायक, है ना, द मेन कैरेक्टर, जनरली जेनरस होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है। और एक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब खलनायक। अलग अलग साइट्स पर जो क्विजेज हैं उसमें ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपको पूछी गई हैं, प्रोटेगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। याद रखें, हिंदी में याद रखें, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब नायक होता है, एंटागोनिस्ट जो है उसका मतलब खलनायक होता है। उसके बाद है ना कुछ एक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे डायनामिक एंड स्टैटिक। जब हम किसी स्टोरी के अंदर, किसी प्रोज नैरेटिव के अंदर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो डायनामिक हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, स्टोइक हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? डायनामिक कौन है? डायनामिक कैरेक्टर इज अ पर्सन हु चेंजेस ओवर टाइम, माने कहानी के अंदर ही जो है वो चेंज हो जाता है, समय के साथ चेंज हो जाता है, वो उसमें चेंज जो है वो आपको दिखाई देता है। और स्टैटिक वो होता है जो चेंज नहीं होता है ओवर टाइम, ओवर टाइम। नंबर वन डायनामिक, जो समय के साथ चेंज हो जाए, स्टैटिक जो समय के साथ चेंज ना हो। इजंट इट? यदि आप टीवी में सीरियल्स देखते हैं और वहाँ पे आप कोई एक ऐसा कैरेक्टर देखते हैं जो पहले अच्छा था फिर बुरा हो गया, पहले बुरा था फिर अच्छा हो गया, है ना, तो अगर ये इस तरह से आपको कोई कैरेक्टर दिखाई देता है वो डायनामिक है, जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, माने राउंड कैरेक्टर और फ्लैट, आपके सामने डेफिनेशंस हैं, मैं सिंपली आपको बताता हूं कि राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी शेड्स होती हैं। बहुत सारी शेड्स का मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो एंगल्स होते हैं, शेड्स होती हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, आप उसको जल्दी से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और फ्लैट कैरेक्टर वो होता है जिसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर शेड्स नहीं होती हैं, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति हैं जिसको समझना बड़ा आसान है ना, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, वो फ्लैट है। और कई ऐसे होते हैं जिनको आप बता ही नहीं पाते कि कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें इतने शेड्स होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट से वेदर ही इज़ गुड और बैड। यानी उसकी पर्सनैलिटी की जो शेड्स जो हैं उनको देख करके आप डिसाइड करते हैं वेदर ही इज़ राउंड और फ्लैट। याद रखेंगे, डायनामिक जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, स्टैटिक जो टाइम के साथ चेंज ना हो, राउंड जिसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें खूब सारे शेड्स हो, और फ्लैट जिसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर शेड्स जो ना हो। एक और टर्म है, बहुत अच्छी टर्म है, आपको मिलेगी एग्जाम में, पक्का मिलेगी, 26 दिसंबर को मिलेगी, स्टोक कैरेक्टर्स। स्टोक कैरेक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हु हैव बिकम कन्वेंशनल और स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स को स्टोक कैरेक्टर्स कहते हैं। समझ रहे हो भाई, एक नौकर कैसा होना चाहिए, एक मालिक कैसा होना चाहिए, है ऐसा क्यों होता है कि हिंदी फिल्मों में जो है नौकर हमेशा रामू काका होता है और उसके यहाँ पे एक गमछा जो है वो लगा होता है, वो एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स है कि नौकर ऐसे ही होते हैं। तो यदि स्टोक कैरेक्टर्स की हम बात करें तो वो स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं, माने हाउ अ पर्सन शुड लुक लाइक, कैसा होना चाहिए। तो आप बस इतना याद रखें, स्टोक यानी स्टीरियोटाइप, स्टोक यानी स्टीरियोटाइप। तो बताइए भाई, कितने तरह के कैरेक्टर्स बताए हमने आपको? 5 तरह के कैरेक्टर्स बताए। कौन कौन से? पहले तो हमने ये बताया कि एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट का मतलब मेन कैरेक्टर, नायक। एंटागोनिस्ट यानी खलनायक। डायनामिक मतलब समय के साथ चेंज हो जाए। स्टैटिक का मतलब समय के साथ चेंज ना हो। और राउंड जिसकी पर्सनैलिटी में खूब सारे शेड्स हो। फ्लैट जिसकी पर्सनैलिटी में खूब सारे शेड्स जो वो ना हो, उसको समझना बड़ा आसान हो। और स्टोक कैरेक्टर्स, जी हाँ, स्टोक कैरेक्टर्स का मतलब स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स, भाई जैसा होना चाहिए, है ना। जैसे एक भारतीय नारी की इमेज होती है जिस तरह की घूंघट वाली, वैसी अगर जी आपको दिखाई दे तो आप कहेंगे कि ये एक इंडियन वाइफ, वो स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स है। सबसे बड़ी बात, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, किसको कहते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। आपको इस साइड के ऊपर, ठीक है,
ये मैं साइड जो है वो लिख रहा हूं, इसके ऊपर है ना इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको लेकर के गिन नहीं सकते आप। पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्या है, द स्टोरी टेलर फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, है ना, दैट इज टू सी द नरेटर। नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे कहानी को बताया जा रहा है, कैसे नरेट किया जा रहा है। पहली स्लाइड में क्या देखा था आपने, शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन, ठीक है, इट इज ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन। तो नरेटर जो है, जो नरेट कर रहा है, जो कहानी कह रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको देखना है कि कैसे है। जैसे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन से होते हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन कितनी तरह का होता है? देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका, उसमें आपको कहानी के अंदर आई, माई, मी मिलेगा, वी, अवर, अस मिलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलेगा। दो तरह का होता है, द नरेटर इज करेक्टर इन द स्टोरी, और नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी एंड इज नॉट फिजिकली इन द एक्शन। एक में तो नरेटर खुद कहानी का पात्र है, और एक में वो बता तो रहा है आई आई करके, लेकिन वो कहानी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आई और वी आ गया आपका किसी कहानी में, ठीक है। तो दो तरीके होंगे, या तो वो पात्र है कहानी का, या तो वो खुद एक्शन में है, और या फिर वो खुद एक्शन में नहीं है। दो तरह के होते हैं, एक जिसमें वो खुद एक्शन में है और एक जिसमें वो खुद प्रेजेंट नहीं है। यदि आपका आई और वी दिख जाता है नरेशन में, तो इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और यू अगर ये दिख जाता है, सेकंड पर्सन यू जो है, तो वो आपका है ना क्या है, यू कौन है? जब रीडर को आप इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है, जब रीडर को इन्वॉल्व कर देते हो, द रीडर इज इन्वॉल्व इन दिस नरेशन। आपने पढ़ी है ऐसी कहानी जिसमें ऐसे लिखा होता है, यू माइट बी प्लीज टू सी हाउ दिस करेक्टर बिहेव्ड। आप खुश हो जाएंगे ये देख करके कि करेक्टर ने क्या किया। आप कौन? रीडर। आप कौन? रीडर। यू कौन? रीडर। तो ये सेकंड पर्सन होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस वेबसाइट का नाम जो मैंने लिखा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन जो है आपका तीन तरीके से बताया जाता है। थर्ड पर्सन नैरेटिव इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन थ्री वेज, इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन थ्री वेज। तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से। कैसे होता है तीन तरीके से? पहला, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन, ये फर्स्ट है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन, माने नरेटर कहानी बता रहा है, ठीक है, और वो कहानी जो है वो आउटसाइडर है। वो क्या है? आउटसाइडर है, और वो कहानी बता रहा है। द नरेटर इज एन आउटसाइडर हु कैन रिपोर्ट ओनली व्हाट ही और शी सीज एंड हियर्स, माने जो उसने देखा वो बता दिया। वो बाहरी है, आउटसाइडर है, जो वो देखता है वो बता देता है। वो क्या होता है आपका? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन बोलते हैं। भाई आउटसाइडर है, वो बस चल रहा है सारा सीन, उसको वो बता रहा है। और एक होता है थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन, माने आउटसाइडर है, नरेटर इज द आउटसाइडर, लेकिन वो किसी एक करेक्टर, कहानी के किसी एक करेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, जैसे ड्रामा में किसी करेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है उसको कैसे बताते हैं? ड्रामेटिस्ट कैसे बताता है? सोलोलुकी से बताता है। इससे सोलोलुकी। फिक्शन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बोलते हैं इसको। भाई मेरे किसी करेक्टर के यहाँ पे क्या चल रहा है, वो अगर ये पता चल जाए, किसको? रीडर को। कौन बताएगा? नरेटर बताएगा। तो वो आपका हो गया थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन, ठीक है। और एक होता है आपका थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स के माइंड को वो पढ़ पाता है नरेटर, और उसको वो बता देता है, उसको बता देता है। दोबारा सुन लीजिए, थर्ड पर्सन नरेशन कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पहला ऑब्जेक्टिव नरेशन में क्या होता है? आउटसाइडर है भैया, किसी भी करेक्टर के मन की बात को नहीं बताएगा। थर्ड पर्सन लिमिटेड जो है आपका, उसका क्या होता है? आउटसाइडर भी है, लेकिन एक करेक्टर के मन की बात आपको बताता है। और थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन में क्या होता है? एक से ज़्यादा करेक्टर्स के मन की बात को बताता है। आउटसाइडर तो देखो तीनों में रहेगा, थर्ड पर्सन है तो तीनों में आउटसाइडर रहेगा। ऑब्जेक्टिव नरेशन में सिर्फ आउटसाइडर है। लिमिटेड जो है नरेशन, उसके अंदर आउटसाइडर है, एक करेक्टर के मन की बात बता रहा है।
और ओमनिशिएंट नरेशन में आउटसाइडर हैं, लेकिन एक से ज़्यादा करेक्टर्स जो हैं उनके दिमाग के अंदर जा करके उनकी मन की बातें आपको बता रहा है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सारा का सारा सुन करके आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो मी, एटलीस्ट जस्ट सी द टर्म्स एंड go through these terms on you can say different websites, google these terms, इन टर्म्स को गूगल करिए, देखिए। यदि आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो इनको गूगल करिए। एटलीस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, किस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, नरेटर जो है वो किस तरीके से कहानी बता रहा है, नरेट कैसे कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कितने तरह का होता है? 3। भैया आई और वी दिख जाए तो फर्स्ट पर्सन है, यू दिख जाए तो सेकंड पर्सन है। यू कौन होता है बताओ? रीडर होता है, आपको इन्वॉल्व करता है कहानी में। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? 3 तरह का होता है। एक ऑब्जेक्टिव नरेशन, जिसके अंदर वो सिर्फ आउटसाइडर है। लिमिटेड नरेशन, आउटसाइडर तो है लेकिन एक करेक्टर के मन की बात बता रहा है। और ओमनिशिएंट नरेशन, आउटसाइडर हैं लेकिन एक नहीं, एक से अधिक करेक्टर्स के मन की बात आपको बता रहा है। प्लॉट स्ट्रक्चर जो है क्या होता है ना, माने आपका जो प्लॉट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आप एक्सपोजिशन जो है उसको देखें। एक्सपोजिशन स्टेटमेंट जिसको है, एक्सपोजिशन का मतलब ही बिगिनिंग होता है। भैया जो ये ड्रामा में भी यूज कर सकते हैं टर्म, ड्रामा भी आपके सिलेबस में है। एक्सपोजिशन का मतलब बिगिनिंग होता है। देखा है कभी कोई मूवी शुरू होती है, कोई नाटक शुरू होता है, तो बिगिनिंग के 15 मिनट्स में कैरेक्टर्स, सिचुएशन, कहानी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। माने द पार्ट ऑफ द प्लॉट दैट टेल्स हाउ द स्टोरी बिगिंस, ये ना बिगिनिंग क्या है आपका? बिगिनिंग है ना। हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, कैसे कहानी शुरू होती है, बिगिनिंग कैसे होती है, वो एक्सपोजिशन होता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है ना। और फिर उसके बाद में एक कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता है ना। दैट इज टू से कोई भी वर्क जो होता है आपका, ड्रामा का, फिक्शन का, उसमें क्या रहता है भी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? द्वंद्व। पूछे जाते हैं, माने द पॉइंट ऑफ क्राइसिस इन द प्लॉट, अर्थात पूरा एकदम एक्सट्रीम के ऊपर जब आ जाता है तो उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, है ना। हाईएस्ट इंटरेस्ट का पॉइंट होता है। उसके बाद कहानी ऊपर नहीं जाती है, फिर नीचे ही आती है। कैसे? फॉलिंग एक्शन में। अब कहानी नीचे आ गई। देखिए किससे शुरू किया हमने? एक्सपोजिशन से। फिर कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर राइजिंग एक्शन हुआ, नहीं, फिर एक्सपोजिशन, फिर आपका एक्सपोजिशन के बाद में एक्शन राइज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया, क्लाइमेक्स पर गए, फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब द पार्ट ऑफ द पॉइंट दैट रिवील्स द फाइनल आउटकम, जहां पर सारी समस्याएं जो है उनका आउटकम आपको मिल जाता है, फाइनल आउटकम आपके सामने होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये आपका एक्सपोजिशन है। क्या है एक्सपोजिशन? किसको बोलते हैं? बिगिनिंग को। क्या है ये? बिगिनिंग, है ना। इस एक्सपोजिशन में कोई ऐसी घटना, इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होती है जो बिगिनिंग में होती है, भी कोई घटना हुई, है ना, उससे आपका एक्शन राइज करना शुरू करेगा। ये राइज हो गया, ठीक है। यहां पे आपका क्लाइमेक्स आ गया, उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सस्पेंस, है ना, क्लाइमेक्स। फिर ये कहानी नीचे आपकी आई, फॉलिंग एक्शन, है ना, नीचे आया। और फिर ये आपका रिजोल्यूशन। फिर क्या है? रिजोल्यूशन। अभी आपने देखा ना, रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी को रिजोल्यूशन कहते हैं। एक्सपोजिशन बिगिनिंग होता है, बस पूछेंगे 3 टर्म इस चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजिशन बिगिनिंग को कहते हैं। क्लाइमेक्स जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एकदम एक्सट्रीम पर होता है। और फॉलिंग एक्शन नहीं पूछेंगे, ज़्यादा चांस नहीं है। और रिजोल्यूशन का मतलब फाइनल आउटकम, सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व्ड, उसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। 1 एक्सपोजिशन, 2 क्लाइमेक्स, 3 रिजोल्यूशन।
ये 3 टर्म्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे, है ना। और उसके बाद फोक फॉर्म्स ऑफ फोक लोर जो है, माने लोक साहित्य जो है उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। जैसे सबसे पहले, है ना, अब हम जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका शॉर्ट स्टोरी है जो उससे हम आगे निकल आए हैं। फोक टेल्स जो हम किसको कहते हैं, है ना, इज ए स्टोरी और लीजेंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन ओरल ट्रेडिशन, है ना। लोक कथाएं होती हैं ओरल ट्रेडिशन के अंदर जो वो कही जाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन जो आया है आपका, आ सकता है कि शॉर्ट स्टोरी जो वो कहाँ से शुरू हुई, ओरल ट्रेडिशन से शुरू हुई। पहले तो ना आपने गा गा करके बोल बोल करके जो कहानियां बताते थे वहीं से ही जो आती हैं। तो ये फोक टेल है। फोक टेल को बताने के पीछे, लोक कथाएं जो उनको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, आगे बताता हूँ भाई। पैरेबल और फेबल, पैरेबल और फेबल के बीच में अंतर जो है वो आपको आना चाहिए। पैरेबल और फेबल, द वर्ड पैरेबल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरेबोल विच मीन्स ए कंपेरिजन, एन इलस्ट्रेशन और एन एनालॉजी। एनालॉजी भी कंपैरिजन ही होता है, इलस्ट्रेशन। पैरेबल्स जो हैं उसके अंदर जो कहानी होती है, मेन फर्क बता दी, मेन फर्क पैरेबल और फेबल में। पैरेबल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और फेबल्स जो हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके एनिमल्स होते हैं। ये मेन फर्क होता है पैरेबल और फेबल में। दोनों में एक मोरल दिया गया होता है, एक मैसेज दिया गया होता है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। पैरेबल में भी होता है, फेबल में भी होता है। फर्क क्या होता है जी? फर्क ये होता है कि पैरेबल जो है उसमें आपके जो कैरेक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो आपके रहते हैं, और फेबल जो है उसके अंदर जो है वो एनिमल्स होते हैं। फेबल ऑल्सो सर्व्स टू इम्पार्ट ए मोरल लाइक ए पैरेबल। पहली बात, मोरल दोनों में है। फर्क क्या है? पैरेबल्स यूज ह्यूमंस एंड फेबल यूज जो है आपका एनिमल्स। ये फर्क है। ये फर्क आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये फर्क एग्जाम में पूछा गया है कि पैरेबल्स और फेबल्स जो है उनमें क्या फर्क जो है वो आपका रहता है ना। उसके बाद जो है आपका कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरेबल्स, फेबल और पैरेबल्स के जो है, द प्रोडिगल सन, ये पैरेबल का एग्जाम्पल है, और द गूज विद द गोल्डन एग्स जो है ये आपका फेबल है। फेबल बहुत सारे होते हैं, जिसमें जानवर हैं वो फेबल है, जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं वो आपका पैरेबल है। मैसेज दोनों में है, मोरल दोनों में है। सेशन हमारा एंडिंग की तरफ है, और कुछ जरूरी जानकारी जो है, पेन नेम्स पूछ सकते हैं आपको शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जो उनके, जैसे जॉर्ज ऑरवेल जो है उसका पेन नेम है एरिक अर्थर ब्लेयर, है ना। जेके रोलिंग जो है उनका है आपका जॉन रोलिंग। ओ हेनरी जो है, ओ हेनरी अमेरिकन फिक्शन राइटर जो है, ठीक है, उनका नाम आप, उनका पेन नेम है ओ हेनरी। उनका आप पूरा नाम जो जरूर याद रखें भी कौन सा पूरा नाम था। और उसके बाद जो है आपका कुछ जो शॉर्ट स्टोरी राइटर जो हैं उनके एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि नेशनलिटी जो है भी किस राष्ट्र, किस देश से हैं वो, जैसे एंटन चेकोव जो है रशिया से हैं, लियो टोल्स्टॉय रशिया से हैं, मैक्सिम गोर्की रशिया से हैं, है ना, गाय डी मोपासा फ्रांस से हैं, अर्थर कैनन डोयल, है ना, इंग्लैंड से हैं, लेकिन शेरलॉक स्टोरीज जो है, शेरलॉक होम्स स्टोरीज जो उसके लिए जाने जाते हैं अर्थर कैनन डोयल। किसके लिए जाने जाते हैं? शेरलॉक होम्स स्टोरीज जो है उसके जरिए जो है वो जाने जाते हैं, है ना। अर्नेस्ट हेमिंग्वे यूएसए से हैं, रुडयार्ड किपलिंग इंडिया से हैं। द जंगल बुक, द फेमस कैरेक्टर मोगली, किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, काबुलीवाला, द पोस्ट मास्टर एंड अपरिचिता, उनकी कहानियों के नाम हैं। आप फेमस जो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं उनके नेम्स लर्न कर सकते हैं, उनके द्वारा लिखी गई 2-4 कहानियाँ जो हैं उनको देख सकते हैं। जैसे ओ हेनरी ने जो द गिफ्ट ऑफ मैजी जो लिखा उसको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद दैट्स ओवर, है ना। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी जो है उसके अंदर हमने जो बातें आपको बताई, आपने उनको ध्यान से सुना। मेन बातें पूरे सेशन की क्या थी मैं उसको रिवाइज करता हूँ भी। शॉर्ट स्टोरी इज़ ए वर्क ऑफ प्रोज नैरेटिव फिक्शन, सबसे बड़ी बात। उसके बाद एक्सपोजिशन बिगिनिंग को बोलते हैं, रिजोल्यूशन फाइनल आउटकम को बोलते हैं, और क्लाइमेक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको देखेंगे। एंटागोनिस्ट खलनायक होता है, प्रोटोगोनिस्ट नायक होता है, उसको देखेंगे। फ्लैट करेक्टर वो होता है जिसमें शेड्स नहीं हो, राउंड वो होता है जिसमें खूब सारी शेड्स हो, उसको समझना मुश्किल हो, डायनामिक जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, स्टेटिक जो टाइम के साथ चेंज ना हो।
इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू में आपने देखा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन जिसमें रीडर को इन्वॉल्व किया जाता है, और थर्ड पर्सन 3 तरह का होता है, याद है आपको, ऑब्जेक्टिव नरेशन, लिमिटेड नरेशन और ऑमनिशिएंट नरेशन, जो वो 3 तरह का आपको जो बताया। आप वीडियो बैक करके उसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बता दी गई। आप इसको लेकर के एक क्विज भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है हमने एक क्विज डाला है, आप उसको करिए। रीड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप डिफरेंट साइट्स पर जा करके जो क्विजेज दिए हुए शॉर्ट स्टोरी के उसको भी करिए। क्विजेज साइट जो है आपकी उसको भी जो है आप कर सकते हैं। क्विजेज साइट के अंदर जो ये आपका 1 मिनट, हाँ, ये जो साइट मैंने आपको बताई, इस साइट के ऊपर आप शॉर्ट स्टोरी टाइप करके स्लैश में क्विजेज दे करके आप इनको जो है कर सकते हैं। और होप सो मेरा ये लेसन जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर ये आप जो को कुछ भी इसमें से काम का मिला हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखिए। और इसी तरीके से कुछ और जो है टॉपिक लेकर के कुछ नए सेशंस के साथ एक बार फिर से जो आपके बीच में जो उपस्थित होंगे, और पढ़ते रहिए। और मेहनत जो है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता दोस्तों, हार्डवर्क जो है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका चयन होगा। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए। धन्यवाद।